बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है, हफ्ते का तारीख है 5 मार्च। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल से जुड़ी सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर के हवाले से। आपको मालूम है कि गुज़श्ता 4 रोज़ से फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग जिसको आप फैक्टिफ के नाम से जानते हैं, इसका प्लेनरी सेशन जारी था। इस इजलास से पहले इसके वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग्स हुई और इस इजलास में 1 से 4 मार्च तक पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत से ममालिक, उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया कि ये ममालिक FATF की जानिब से दिए गए प्लान ऑफ एक्शन पर किस हद तक अमल दरामद कर रहे हैं। साथ ही कुछ ममालिक, उनके हवाले से जायज़ा लिया गया कि उनके यहाँ कवानीन कैसे हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और दहशत गर्दों की माली मुआवनत के हवाले से। इस इजलास के ख़ात्मे पर अब से चंद घंटे पहले जो एलामिया और फैसले सामने आए हैं, उसकी तफसील सामने आई है, वो आपके सामने मैं इस वीडियो में रखूँगा। पाकिस्तान के हवाले से फ़ैसला ये किया गया है। आपको मालूम है कि इस वक्त एक भरपूर कोशिश थी इंडिया की जानिब से, इंडियन लॉबी की तरफ से, और ये मैं ऑफ द कफ बात नहीं कर रहा, उनकी ये अनाउंस्ड एलानिया पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान को फाइनेंशियली चोक करना चाहते हैं, पाकिस्तान की मुआशी नाकाबंदी करना चाहते हैं, पाकिस्तान को फाइनेंशियली क्रिपल करना चाहते हैं। पाकिस्तान के हवाले से उनकी पॉलिसी ये थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में धकेल दिया जाए, और इसके लिए पूरा एक पैटर्न है, वो पैटर्न भी मैं आपके सामने रखूंगा कि किस किस्म की कोशिश की गई और पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग इंडिया के इस प्रोपेगेंडा में किस तरीके से शामिल हुए पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। बहरहाल इंडिया की ये कोशिश थी, और इस इंडिया की कोशिश में ख़ास तौर पर जो माहौल बनता हुआ दिखाई दिया, इंडिया ने तो खुद 20 दिन से ये एफर्ट शुरू कर दिया था, तकरीबन 20-22 दिन से ये कोशिश जारी थी, और हर FATF की प्लानरी से पहले आपको ये पैटर्न, सिमिलर पैटर्न जो है वो होता हुआ, इनेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जो मामला यूक्रेन और रूस के तनाज़े से पैदा हुआ, उसमें पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली, और अमरीका समेत अमरीका के इत्तहादी जो कि बड़ा असर व रसूख रखते हैं FATF के फोरम पर, जब उनकी नाराज़गी नज़र आती है पाकिस्तान से, तो एक माहौल बना हुआ था कि जैसे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेल दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट में जाने का बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है। पाकिस्तान की जो ग्लोबली एक आप बैंकिंग के नेटवर्क से, एक आलमी बैंकिंग के निज़ाम से जुड़े होते हैं, वो आप पर बंद कर दिया जाता है। आपके पास बैरूनी सरमायाकारी आना ख़त्म हो जाती है, आपको डॉलर की तरसील जो है वो मुमकिन नहीं होती, आपको तिजारत में बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाता, क्योंकि डिसीजन जो आया है कि इंडिया और इंडिया की लॉबी, इंडिया की वो लॉबी जो पाकिस्तान में बैठकर इस सारे काम में, इस सारे मामले में अपना एक हिस्सा डालते हुए नज़र आ रही थी, वो नाकाम हुई है। ये है एक अच्छी खबर पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया। लेकिन बुरी खबर है, मैं समझता हूँ, हालांकि जो मौजूदा हालात हैं उसमें इसको भी कामयाबी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने से बच गया और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। असल कामयाबी तो ये होती है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालकर नॉर्मल ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाता। लेकिन एक से दो और बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं इस खबर से जुड़ी, वो मैं आपके सामने रखूँगा कि जब ये फैसला सुनाया गया तो पाकिस्तान के हवाले से FATF के सेक्रेटेरिएट ने जो एक पैराग्राफ लिखा है, उस पैराग्राफ में पाकिस्तान की किस तरीके से तारीफ़ की गई है, और फिर उसको कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा जो कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा था इंडिया की तरफ से, और वो पैटर्न जिसको फॉलो किया पाकिस्तान में कई जय्यद और नामवर सहाफ़ियों ने, और उनके चेहरे पे जो इत्मीनान, जो खुशी नज़र आती थी ये गुफ्तगू करते हुए, पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डालने की खबरें देते हुए, और जितने एतमाद से और पुरयकीन लहजे में वो ये गुफ्तगू कर रहे थे, उससे वाज़े तौर पर नज़र आता था कि जैसे ये खबर नहीं है, उनकी ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश किस बुरे तरीके से नाकाम हुई। पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं। आप ये नोट कीजिएगा, मैंने खुद, क्योंकि मैं बड़ा रेगुलरली जो है वो फॉलो करता हूँ FATF के जो इजलास हो रहे होते हैं, और जब से जून 2018 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में
में डाला गया, ओवरऑल जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो FATF की ग्रे लिस्टिंग और उससे बाहर आने के ये जो दो फेजेस गुजरे, इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को मुहतात अंदाज़ों के मुताबिक 38 अरब डॉलर्स यानी कि 38 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रे लिस्ट में रहने का इतना नुकसान है, तो खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो कितना नुकसान होता। अभी भी ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान में जो बैरूनी सरमायाकारी आ सकती थी वो नहीं आई। पाकिस्तान में जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है किसी भी बाहर के बंदे के लिए वो ज़्यादा है। पाकिस्तान का रिस्क प्रोफाइल, अगर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का रिस्क प्रोफाइल जो है उसको उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बहुत से इन्वेस्टर्स गुरेज करते होंगे कि पाकिस्तान में अगर हमने सरमायाकारी की, पाकिस्तान के साथ कारोबार करने की कोशिश की तो हमारा पैसा डूब सकता है। ये मुल्क अगर ब्लैक लिस्ट में चला गया तो हमारा पैसा डूब जाएगा। लिहाजा ये वो तरीक़ाकार है जिससे पाकिस्तान को फाइनेंशियली क्रिपल करने की कोशिश की जा रही है एक इंडिया की ईमा पर, और जो पॉलिटिकली इस फोरम को यूज़ किया जा रहा है। जो पैटर्न है वो ये है कि जब से जून 2018 में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट में डाला गया और उसके बाद पाकिस्तान को एक प्लान ऑफ एक्शन दिया गया एशिया पैसिफिक ग्रुप जो कि 41 मेंबर्स की बॉडी है उसकी तरफ से, कि ये वो नुकात हैं जिन पर आपने अमल दरामद करना है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और इंसदाद करना है आपने, सद्देबाब करना है दहशत गर्दों की माली मुआवनत का। वो 27 नुकाती प्लान ऑफ एक्शन पाकिस्तान ने 26 के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर लिया। एक नुक्ता पाकिस्तान का रहता था, फिर 2021 में दोबारा एवेलुएशन के बाद पाकिस्तान को एक और प्लान ऑफ एक्शन दिया गया जिसमें 7 नुकात थे। पाकिस्तान ने अब उसमें से भी 6 नुकात के ऊपर काम कर लिया है। लेकिन पैटर्न ये है कि जब ये इजलास होना हो उससे पहले पाकिस्तान में एक इवेंट हो जाता है। अब जाहिर है कि मेरे पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि मैं उसको जोड़ सकूं, लेकिन आप जब भी देखेंगे कि एक इंसिडेंट होता है पाकिस्तान में और उसको इंडियन मीडिया पूरी दुनिया में किस तरीके से उछालता है। अगर इंसिडेंट ना भी हो, इंडियन मीडिया जो है वो 2 से 4 चीज़ें करता है। एक तो आपको नज़र आएगा कि जब भी FATF का प्लेनरी होना है, जहाँ भी होना है, इजलास होना है, उस इजलास के बाहर एक टोला जमा किया जाता है, और इस हवाले से उसका अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो कि इंडियन खुफिया एजेंसी है रॉ, वो किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। जो लोग इकट्ठे होते हैं उनका माजी क्या है, वो किसके साथ उठते बैठते हैं, उनके ख्यालात क्या हैं, वो किस एजेंडा पर काम कर रहे हैं, ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इनको इकट्ठा किया जाता है FATF के सेक्रेटेरिएट के बाहर, ये प्लेकार्ड लेकर खड़े होते हैं, नारे लगाते हैं, एक छोटा सा एहतजाज करते हैं, और उस एहतजाज की खबर को ANI जो न्यूज़ एजेंसी है इंडिया की, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल, वो जितना बढ़ा चढ़ा कर बड़ी बड़ी तस्वीर के साथ और बड़े बड़े कैप्शंस के साथ, बड़ी कैची हेडलाइंस के साथ उसको रिलीज़ करती है, उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है तमाम इंडियन मीडिया में। फिर उसको जो इन्फॉर्मेशन लॉन्डर बाकायदा करने का इंडिया का जो EU डिसइंफो लैब में भी सामने आया था, वो किस तरीके से लॉन्डर की जाती है। फिर अब पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी मीडिया उसके इन्फ्लुएंस में आना शुरू हो गया। बहुत सारे हमारे ऐसे एंकर साहिबान जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अपने जो है प्रोग्राम्स करते हैं, साथ में अब उन्होंने यूट्यूब चैनल जो है उसका सिलसिला भी शुरू कर लिया, और किसी मौजू का आपको पता है या नहीं पता, एक सब्जेक्ट आपका है या नहीं, बस आपने ये देखना है कि आपको एक टॉपिक मिलना चाहिए, कहीं से कोई ऐसी खबर आए जिसके ऊपर ज़्यादा क्लिक्स मिल सकते हों क्योंकि उस पर डॉलर्स आएंगे। खबर आपने बनानी है, आपको पता कुछ है नहीं, खबर बना देते हैं। पैटर्न मैं आपको बताता हूँ कि क्या यहाँ पर पाकिस्तान में क्या किया गया, 17 फरवरी को क्या खबर लगाई गई, और अब जब FATF ने ये अनाउंसमेंट किया तो पाकिस्तान के हवाले से क्या कहा है। अब एक साहब हैं वो अपना एक चैनल के ऊपर प्रोग्राम भी करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। अच्छा, 16 फरवरी को जब ये खबर आई थी मैंने उसके ऊपर वीडियो कर दी थी, जब ANI ने यह खबर लगाई कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं। उस खबर का बाकायदा मैंने पोस्टमार्टम किया था, मैंने बताया था कि क्यों ये खबर गलत है, ये प्रोपेगेंडा है, ऐसा नहीं होने जा रहा। और फिर उससे अगले दिन 17 फरवरी को मैंने देखा कि पाकिस्तान के एक ऐसे सहाफ़ी जिनके यूट्यूब चैनल पर 2 मिलियन से ज़ायद यानी कि 20 लाख से ज़ायद सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं, उन्होंने एक और सहाफ़ी को मदऊ किया, वो भी आजकल जो है अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, और उन्होंने बैठकर FATF के हवाले से गुफ्तगू करना शुरू की। और जब आप उस गुफ्तगू को सुनते हैं, उनके चेहरे के तासुरात को देखते हैं, उनके अल्फाज देखते हैं, और एक तो आपको 2 बातें वाज़ेह तौर पर नज़र आती हैं। एक तो ये कि उनको FATF की अलिफ बे का नहीं पता, उन्हें ये पता ही नहीं है कि FATF क्या है,
किस तरीके से काम करता है। FATF जो है वो एक आलमी फाइनेंशियल वॉच डॉग है, वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल नहीं है, वो कोई कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम नहीं है कि अक़लियतों के हकूक़, इंसानी हकूक़ या इन मामलात का जायज़ा लेता हो। ये एक फाइनेंशियल वॉच डॉग है जिसने किसी भी मुल्क में जो मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन हैं और जो टेररिस्ट की फाइनेंसिंग के मामलात हैं, इनमें कवानीन का जायज़ा और उन कवानीन पर अमल दरामद का जायज़ा लेना है। लेकिन इनकी गुफ्तगू मैं आपके सामने कुछ थोड़ा सा पॉइंट्स रख देता हूँ, और इन साहब की जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ANI की खबर कॉपी हुई भी थी, और ये कह रहे थे कि जैसे इनको अपने सोर्सेज से पता चली। इन्होंने दावा ये किया इस खबर में कि मुझे रात को पता चला, अपने किसी बहुत बड़े सोर्स से ये पता चला, और रात 2:30 बजे जब से मुझे ये पता, यानी कि रात को जब पता चला उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई उसके बाद। आज दिन 2:30 बजे मैं ये वीडियो कर रहा हूँ और अब तक मैं जाग रहा हूँ और इस हवाले से तहकीक कर रहा हूँ। बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। फिर वो अपने मेहमान को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर वो कहते हैं कि अल्लाह करे मेरी इतला गलत हो। फिर आप ये जब वो कह रहे हैं उनके चेहरा आप नोट कीजिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि वो चाहते हैं कि इतला गलत हो या ये खबर सही साबित हो उनकी। उन्होंने कहा कि मेरी इतला ही है, लेकिन जितनी तहकीक की है कि ये मुझे लगता है कि ये बात दुरुस्त है। अगली मीटिंग में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जा रहा है, ये तय हो चुका है। मैं बरमला बता रहा हूँ, जो बहाने दिए गए हैं कि TLP और हुकूमत का मुआहदा और हाफिज़ सईद और मसूद अजहर को हिंदुस्तान के हवाले नहीं किया गया। अच्छा, हाफिज़ सईद और मसूद अजहर के हवाले से FATF की कोई डिमांड नहीं है कि उसको हिंदुस्तान के हवाले उनको किया जाए। जो उनकी डिमांड है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से डेजिग्नेट किए गए जिन लोगों पे, अशख़ास के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, उनके हवाले से इक़दामात किए जाएं। किसी की हवालगी का मुतालबा FATF ने नहीं किया और ना ही FATF कर सकता है। लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि क्योंकि पाकिस्तान ने इन 2 लोगों को हिंदुस्तान के हवाले नहीं किया, लिहाजा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अच्छा, फिर वो सवाल करते हैं, तो जो साहब उनके पास गेस्ट हैं वो कहते हैं मुझे इस हवाले से इतला नहीं है कि ब्लैक लिस्ट में जा रहा है। लेकिन फिर वो ये साबित करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे लेकिन यकीन है कि आप जो बात कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा दुरुस्त बात ही कोई नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि देखें, हाफिज़ सईद वगैरह के हवाले से डिमांड है, TLP वाला मुआहदा है, पाकिस्तान में मीडिया फ्रीडम नहीं है, दुनिया मुतमईन नहीं है पाकिस्तान से। अच्छा, इन तमाम चीज़ों का FATF के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, इनका GSP+ स्टेटस के साथ ताल्लुक़ है। इसका वैसे एक आलमी, जब आप इस अक़वाम आलम के साथ जी रहे होते हैं, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर होते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूर मैटर करती है, लेकिन FATF के लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती। फिर ये कहते हैं कि दुनिया मुतमईन नहीं है, पाकिस्तान का मीडिया फ्रीडम में ग्राफ गिर गया है, अक़लियतों के साथ वाक़यात हो रहे हैं, मिसिंग पर्सनस का मामला है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ रही हैं, अमरीका पाकिस्तान से लाताल्लुक़ हो चुका है, पाकिस्तान का झुकाव चीन की तरफ है, फिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रूस का दौरा करने वाले हैं, तो इसलिए मुझे आपकी इत्तला में वज़न नज़र आता है। और फिर इनकी ट्वीट्स भी जाकर देखें, इस हवाले से इन्होंने कितनी एक सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स की। इसके ऊपर ये जो एंकर साहब हैं ये दावा करते हैं कि देखें आप, रूस से वापसी पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म एक सरप्राइज़ विज़िट करेंगे चीन का। वो चीन जाएंगे और चीन जाकर चीन से कहेंगे कि आप FATF में वीटो कर दें। अच्छा, वीटो का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है FATF के साथ। 39 मेंबर्स की बॉडी है, 37 के पास वोटिंग राइट है, फैसला किया जाता है कंसेंसस के साथ, इत्तफाक राय के साथ। इत्तफाक राय बनाने के लिए, किसी भी फैसले के लिए आपको 15 अराकीन चाहिए होते हैं। एक रेजोल्यूशन मूव करता है करारदाद के पाकिस्तान को, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दो। अगर ब्लैक लिस्ट की किसी ने करारदाद पेश कर दी और 15 ममालिक ने, बाकी बेशक एब्सटेन कर जाएं, 15 ममालिक ने कहा कि हाँ पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दो, तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। लेकिन इसका तोड़ यह है कि पाकिस्तान के हक में 3 ममालिक कहें, यानी कि कंसेंसस ब्रेक करने के लिए, इस इत्तफाक राय को तोड़ने के लिए 3 ममालिक खड़े और वो कहें कि हम इस करारदाद के खिलाफ वोट देते हैं, पाकिस्तान को नहीं डालना ब्लैक लिस्ट में, तो वो कंसेंसस ब्रेक हो जाता है। लेकिन इन साहब ने कहा, पता नहीं कहाँ से ये इख्तरा लेकर आए, इन्होंने कहा कि वीटो करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अभी, यानी कि जब विंटर ओलंपिक से वापस आ चुके, तो उन्होंने कहा रूस से वापस आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीन जाएंगे, चीन के सदर से गुजारिश करेंगे कि FATF में आप वीटो कर दें इसको। वीटो होता ही नहीं, डिसीजन मेकिंग का तरीक़ाकार ही मुख्तलिफ है। बहरहाल उन्होंने ये दावा किया। फिर उन्होंने कहा कि और आप देखिएगा ये सरप्राइज़ विज़िट होगा
और जिस वक्त ये विज़िट होगा तो आप मेरी बात याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये जो साहब हैं जिनको इन्होंने बुलाया है अपने पास एज अ गेस्ट, वो कहते हैं कि मैं जो इर्द गिर्द का माहौल देख रहा हूँ, अमेरिका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के बयानात का सिलसिला बढ़ गया है। चीनी हुकूमत भी हमसे मायूस हो चुकी है। 2 साल में हमारा कोई दो तरफ़ा मुआहदा नहीं हुआ चीन के साथ, और चीनी जो हुकूमत है वो मौजूदा हुकूमत से बेजार है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आपकी बात दुरुस्त है। बहरहाल ये उन्होंने वीलॉग कर दिया, 36,000 व्यूज़ भी आ गए, को $70-72 का रेवेन्यू भी आ गया होगा। लेकिन उससे हुआ क्या? आपने पाकिस्तान को बदनाम किया, पाकिस्तान के हवाले से इर्रेलेवेंट आपने गुफ्तगू की जिसकी कोई आपके पास बैकिंग मौजूद नहीं है, आपका सब्जेक्ट ही नहीं है। जो FATF है वो एक टेक्निकल फोरम है, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट एक टेक्निकल फोरम है जिसने टेक्निकी बुनियादों पर फैसले करने हैं। अब हुआ ये कि जब इजलास हुआ, इस इजलास के बाद अब जारी किया गया एक पैराग्राफ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। FATF पाकिस्तान की किस तरीके से तारीफ़ कर रहा है, पाकिस्तान के इकदामात की। फिर इस वीडियो को क्लोज़ करेंगे और फिर कल से जो है वो दोबारा वो यूक्रेन का और उसका मामला जो चल रहा है, और पाकिस्तान ने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया, उसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। FATF ने क्या कहा जी, जून 2018 के बाद से जब पाकिस्तान ने आला सतह पर FATF और एशिया पैसिफिक ग्रुप के कवानीन और ज़ाब्तों के मुताबिक अपने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत के हवाले से कमियों और कोताहियों को ख़त्म करने का अज़्म किया, उस वक्त से पाकिस्तान के मुसलसल सियासी अज़्म की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के एक्शन प्लान पर बहुत प्रोग्रेस देखने में आई है। पाकिस्तान ने अपने प्लान ऑफ एक्शन में शामिल 27 नुकात में से 26 पर अमल दरामद कर लिया है। FATF मज़ीद और जल्द प्रोग्रेस के लिए पाकिस्तान की हौसला अफजाई करता है। आखिरी नुक्ता जिस पर अमल दरामद होना है वो ये कि पाकिस्तान मुसलसल साबित करता रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दहशतगर्द करार दिए गए गिरोहों और उनकी सीनियर क़यादत के ख़िलाफ़ तहकीकात और कानूनी कार्रवाई हो रही है। फिर आगे ये कहते हैं कि वो सुकम यानी कि वो डेफिशेंसीज़, वो कमियां, वो कोताहियां जिनकी निशानदेही 2019 की एशिया पैसिफिक ग्रुप की म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट में की गई, पाकिस्तान ने जून 2021 में यानी कि लास्ट ईयर इस हवाले से मज़ीद अज़्म दिखाया, कमिटमेंट शो की और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सुकम दूर करने के लिए इक़दामात करके दिखाए। जून 2021 के बाद से पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत के हवाले से दिए गए नए एक्शन प्लान के 7 में से 6 नुकात पर डेडलाइंस ख़त्म होने से पहले अमल दरामद कर लिया है, और उसी दौरान पाकिस्तान के रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दहशतगर्द करार दिए जाने वाले अशख़ास के ख़िलाफ़ कार्रवाई के मौसर होने की कमिटमेंट दिखाई। अब पाकिस्तान को 2021 के प्लान ऑफ एक्शन में आखिरी एक नुक्ते पर अमल दरामद करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की पेचीदा तहकीकात और कानूनी कार्रवाई करके दिखानी चाहिए। यानी कि जून तक अगर पाकिस्तान इन 2 आखिरी नुक्तों पर खातिर खा पेशरफ्त कर लेता है तो बहुत कवी इम्कान है कि फिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। अभी भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखना पॉलिटिकल है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो वोट करने वाले ममालिक हैं उनमें तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद ममालिक ऐसे हैं जिनका कंप्लायंस, जिनके यहाँ कवानीन पाकिस्तान की हालत और उन पर अमल दरामद की हालत पाकिस्तान से बुरी है। ये ममालिक वोट करके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान को जो पॉलिटिकली पुश इन किया गया है इंडिया की तरफ से कि इसको रखा जाए ग्रे लिस्ट में, उनकी कोशिश तो है कि ब्लैक लिस्ट में धकेल दिया जाए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह इस फोरम को इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो तवील हो चुकी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जारी मामलात हैं उसमें जो बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं वो, और पाकिस्तान ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया, वो भी आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।